नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 सोशल साइंस जिसमें हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में चैप्टर 1 को देखेंगे और आज ही हम लोग पूरा का पूरा हिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जियोग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के साथ साथ साइंस को भी मैं आप लोगों को कल तक कंप्लीट करवा दूंगा और उतना ही यदि आप लोग पढ़ लेते हो तो गारंटी आप लोगों का एक भी प्रश्न जो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं और प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को दिया गया है, वास्तिल का किला किस शहर में स्थित था। ठीक है, तो वास्तिल का किला के यदि बारे में बात किया जाए तो ये पेरिस में स्थित था। ठीक है, देखिए मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, डिटेल में आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी जो है आप लोगों का कुछ दिन और एग्जाम बचा है और इसी के कारण जो है मैं बस आप लोगों को प्रश्न के साथ उत्तर को बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनोगे और वहाँ पर यदि आप लोग ऑप्शन को पढ़ोगे ना तो आप लोगों का दिमाग में वो आंसर आएगा ही। ठीक है, और आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बस इसीलिए बस आप लोगों को ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक सुनना है। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर बात करते हैं। इसमें पूछा था वास्तिल के जेल में कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 7 कैदियों को। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 3 पर तो प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था। तो किस राजवंश का शासन था, तो बूर्बो राजवंश का शासन था। ठीक है, यदि हम लोग प्रश्न संख्या 4 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा था लुई 16। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 5 पर तो इसमें पूछा जा रहा है कि सम्राट लुई 16 का विवाह किस देश की राजकुमारी के साथ हुआ था। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमारी के साथ हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। ठीक है, याद रखिएगा, तो वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 जिसमें पूछा जा रहा है कि लुई 16 के राज्यारोहण के समय राज्य की स्थिति कैसी थी। तो राज्य की स्थिति उस समय जो था राजकोष खाली था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 7 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि वर्साई का महल किस शहर में स्थित था। तो वर्साई के यदि महल के बारे में बात करें तो ये वर्साई में ही स्थित था। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अमेरिका किस देश का उपनिवेश था। तो अमेरिका जो था उस टाइम इंग्लैंड का उपनिवेश था। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 जिसमें पूछा जा रहा है लिब्रे किस देश की मुद्रा थी। तो लिब्रे जो थी वो फ्रांस की मुद्रा थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 जिसमें पूछा जा रहा है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितनी स्टेट्स में बटा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे। तो जो तीसरे स्टेट्स के लोग थे वे लोग कर अदा करते थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि 18वीं सदी के फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे। तो 18वीं सदी के यदि फ्रांस का यदि बात किया जाए तो कुल मिलाकर के 90% लोग किसान थे। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था। तो इसमें कौन से लोग ऐसे जो थे तृतीय स्टेट्स में शामिल नहीं थे, वो थे पादरी वर्ग। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किस वर्ग को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। ठीक है, तो प्रथम स्टेट्स के लोग और द्वितीय स्टेट्स के लोगों को, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जाए कि टाइड जिसको धार्मिक कर बोला जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि धार्मिक कर को क्या कहा जाता था। तो टाइड कहा जाता था। इससे भी प्रश्न बन सकता है आप लोगों का। तो टाइड को किसानों से वसूलने का अधिकार किसे था। तो धार्मिक कर जो था प्रथम स्टेट्स के लोग वसूल सकते थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया। तो फ्रांस की मुद्रा यदि हम लोग लिब्रे का बात करें तो इसको समाप्त कर दिया गया था वर्ष 1794 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है कि चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला टाइड कर कृषि उपज का कितना हिस्सा होता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10वां हिस्सा। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि टाइल कर किसे अदा किया जाता था। तो यदि टाइल का यदि बात किया जाए तो यह अदा करना पड़ता था सीधे राज्य को। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है कि एक अनाम चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से तुलना किया गया है जबकि किसान की तुलना किसके साथ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मक्खी के साथ। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है कि फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में कितनी थी। तो फ्रांस की जनसंख्या यदि 1715 ईस्वी को बात किया जाए तो उस टाइम 2.3 करोड़ थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे किस नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो इसको संबोधित किया जाता है मध्य वर्ग के रूप में। आगे बात करें प्रश्न संख्या 12 जिसमें पूछा जा रहा है कि राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन
किया था। तो किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जॉन लॉक ने। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 में पूछा जा रहा है कि जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का रूसो ने। प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन थे? तो उसके रचनाकार थे मॉन्टेस्क्यू। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 13। प्रश्न संख्या 26 में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति से पूर्व स्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1614 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है कि लुई 16 ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 5 मई 1789 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसका प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रवेश वर्जित नहीं था? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का वकीलों का। प्रश्न संख्या हम लोगों को 29 में पूछा जा रहा है कि तृतीय स्टेट्स का नेतृत्व किसके हाथ में था? तो तृतीय स्टेट्स का यदि नेतृत्व का यदि बात किया जाए तो इसका मिराबिय और आबेसिये के हाथ में था। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 में पूछा जा रहा है कि तृतीय स्टेट क्या है? शीर्ष से एक पंपलेट किसने लिखा? ठीक है। तो ये लिखा था आबेसिये ने। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 में पूछा जा रहा है कि फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र कब बना? तो फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1791 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 में पूछा जा रहा है कि नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता बनने की आवश्यक योग्यता क्या थी? तो सबसे पहले तो 25 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए था, कम से कम 3 दिन के मजदूरों के बराबर कर चुका था और पुरुष होना चाहिए था। तो ये सभी आवश्यक थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 में पूछा जा रहा है कि टूटी हुई जंजीर प्रतीक के क्या मायने थे? तो इसका मतलब था आज़ादी। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 में पूछा जा रहा है कि शाही सत्ता का प्रतीक क्या था? तो शाही सत्ता का यदि प्रतीक पर बात किया जाए तो वो था राजदंड। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 35 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि फ्रांस का राष्ट्रीय रंग क्या था? तो फ्रांस का राष्ट्रीय रंग नीला, सफ़ेद और लाल ये तीनों था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 में पूछा जा रहा है कि नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 37 पर आए तो प्रश्न संख्या 37 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रॉजर डी लाइल द्वारा रचित मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? तो रॉजर डी लाइल द्वारा रचित मार्सिले जो है वो फ्रांस का राष्ट्रगीत है। ठीक है, या राष्ट्रगान है। प्रश्न संख्या 38 पर पूछा जा रहा है कि जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे छोटे दुकानदार, कारीगर और दिहाड़ी मजदूर, ये सभी थे, इसी कारण इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 में पूछा जा रहा है कि किस वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबे पतलून पहनने का निर्णय लिया था? तो किसने लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जैकोबिनों ने। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 में पूछा जा रहा है कि फ्रांस में ब्रीचेस मतलब घुटन्ना कौन पहनते थे? तो कुलीन लोग पहनते थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 41 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कॉन्वेंट क्या था? तो यदि कॉन्वेंट का बात किया जाए तो धार्मिक जीवन को समर्पित समूह का इमारत होता था कॉन्वेंट। ठीक है। प्रश्न संख्या 42 में पूछा जाए कि 100 कुलात से आप क्या समझते हैं? तो 100 कुलात कहा जाता था जिसका शाब्दिक अर्थ होता था बिना घुटनने वाला। ठीक है। प्रश्न संख्या 43 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि लुई 16 को किस आरोप में 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी दी गई थी? ठीक है। तो उसको देशद्रोह के जुर्म में फांसी दी गई थी। प्रश्न संख्या यदि 44 पर बात करें तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि फ्रांस के इतिहास में किस कालखंड को आतंक का युग कहा जाता है? ठीक है, या तो फिर आतंक के युग के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1793 से 1794 ईस्वी तक का समय को। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 जिसमें पूछा जा रहा है गिलोटिन क्या था? तो गिलोटिन जो था सिर कलम करने वाली एक मशीन थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता किनके हाथ में आ गई? तो जैकोबिन सरकार के यदि पतन के बाद यदि देखा जाए तो मध्य वर्ग के संपन्न तबके के हाथ में आ गई। प्रश्न संख्या 47 इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ठीक है। तो फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था
1946 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 48 में पूछा जा रहा है कि ओलंप दे गूंज को पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध करने के कारण कब फांसी दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 49 में पूछा जा रहा है कि फ्रांस के बोर्दे और नान्ते बंदरगाह किस चीज़ के व्यापार के कारण समृद्ध बन गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दासों का व्यापार के कारण। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 50 पर, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि दास व्यापार कब आरंभ हुआ था? तो दास व्यापार आरंभ हुआ था 17वीं शताब्दी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 51 में पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1848 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 52 में पूछा जा रहा है निग्रो शब्द किनके लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो निग्रो शब्द का इस्तेमाल जो है सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। प्रश्न संख्या 53 में पूछा जा रहा है नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1804 को। प्रश्न संख्या 54 में पूछा जा रहा है कि वाटरलू का महत्वपूर्ण युद्ध कब हुआ जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी? तो ये हुआ था 1815 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 55 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय किस विदेशी क्रांति से ज़्यादा प्रभावित थे? ठीक है। तो वो था हम लोगों का फ्रांस की क्रांति। ठीक है। प्रश्न संख्या 56 में पूछा जा रहा है कि 1794 ईस्वी में कॉन्वेंट द्वारा फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास मुक्ति का कानून पारित करने के लिए कितने वर्षों बाद नेपोलियन द्वारा दास प्रथा पुनः आरंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 10 वर्षों के बाद पश्चात। ठीक है। प्रश्न संख्या 57 में पूछा जा रहा है कि औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है, ये विचार पहली बार किसने घोषणा पत्र के माध्यम से रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ओलंप दे गूंज। ठीक है। प्रश्न संख्या 58 में पूछा जा रहा है कि रोबेस्पियर को कब गिलोटिन पर चढ़ाया गया था? तो रोबेस्पियर को जो है 1794 ईस्वी को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। प्रश्न संख्या 59 में पूछा जा रहा है कि फ्रांस में डैनो वाली स्त्री किस चीज का मानवीय रूप थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कानून का। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 60 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 60 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि दास स्वतंत्र होने के बाद किस प्रकार की टोपी पहनते थे? तो दास स्वतंत्र होने के बाद जो है लाल फ्राइजियन टोपी पहनते थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 61 में पूछा जा रहा है कि 1790 के दशक में निर्मित संविधान के अनुसार किन्हें निष्क्रिय नागरिक कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मतदान से वंचित पुरुषों एवं महिलाओं को। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 62 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान कब बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1791 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 53 में हम लोगों से 63 में पूछा जा रहा है कि किस विद्वान ने अपनी रचना द स्पिरिट ऑफ द लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन की बात कही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है। प्रश्न संख्या 64 पर आए तो प्रश्न संख्या 64 पूछा जा रहा है हम लोगों को कि तीसरे स्टेट का नेतृत्व करने वाले आबे मूलतः क्या थे? तो आबे का यदि बात किया जाए तो वो मूलतः एक पादरी थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 65 इसमें पूछा जा रहा है कि तीसरे स्टेट में एक प्रतिभाशाली नेता मिराबियो कैसे परिवार से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कुलीन परिवार से। प्रश्न संख्या 66 में पूछा जा रहा है कि नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 ईस्वी को कौन सा आदेश पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सामंती व्यवस्था का उन्मूलन, धार्मिक कर समाप्त करना और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त करना। तो ये सभी हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 67 पर आए तो इसमें पूछा जाए कि जियोपाल मरा नामक पत्रकार ने लामी द पल्म में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार संविधान पर कैसी प्रतिक्रिया दी? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का विरोधाभास या विरोध किया था इसका। ठीक है। प्रश्न संख्या 68 में पूछा जा रहा है कि गिलोटिन के आविष्कारक कौन थे? तो डॉक्टर गिलोटिन थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 69 में पूछा जा रहा है कि समता रोटी क्या थी? यदि समता रोटी का यदि बात किया जाए तो वो साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक रोटी था। ठीक है। यदि बात करें प्रश्न संख्या 70 पर तो इसमें पूछा जाए क्रांति के समय महिलाओं के कितने क्लब अस्तित्व में आए थे? तो उस टाइम जो कुल मिलाकर के 60 क्लब अस्तित्व में आए थे। ठीक है। देखिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस प्रश्न और उसका उत्तर को बता रहा हूँ और आप लोगों को ध्यान से सुनना है। आप सुनोगे तो अपने आप थोड़ा बहुत तो याद रह ही जाएगा और उसके बाद वहाँ पर ऑप्शन देखते ही आप लोगों को पता चल जाएगी कि आंसर क्या होने वाला है। ठीक है।
तो ऐसे ही आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्लास 10th में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे और इतना डिटेल में रहेगा कि आप लोगों को क्लास 10th में जो है ट्यूशन लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।